नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं EMRS का जो वार्डन पेपर हुआ था 17 दिसंबर को, उसका सल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर एक टॉपिक को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें जो है समान जागरूकता, जो कि जनरल अवेयर से क्वेश्चन पूछा गया था। तो जनरल अवेयरनेस में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानून को रद्द करने की जो शक्ति प्राप्त है, वो किसको प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सी जो संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है। कहने का मतलब कि भारत में जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित कानून को रद्द करने की जो शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो ये निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना इस शक्ति को स्पष्ट करती है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक समीक्षा ये चीज़ जो है इस चीज़ को स्पष्ट करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत 2023 का पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब है मुलायम सिंह यादव को। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य को राज्यसभा में समान संख्या में सीटें प्रदान की गई हैं। क्या ये बात सही है? नहीं, हर एक राज्य की जो राज्यसभा सीटें हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये पहला जो कथन दिया हुआ है ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ है कथन कि भारत के संविधान के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों दोनों को सीटें आवंटित की गई हैं। ठीक है, दूसरा जो है सही है, बट पहला क्या है, गलत है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि परियोजना मूल्यांकन प्रोजेक्ट जो है अप्रेजल बजट बनाना, ठीक है, बजटिंग या फिर उपलब्धियां, अचीवमेंट और डेटा हैंडलिंग सिस्टम किसके अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका समग्र शिक्षा, इसके अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जो है अधातु है, कौन सी एक अधातु है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो अधातु क्या है, मैग्नीशियम तो धातु है, एल्युमिनियम और कैल्शियम तीनों क्या है, धातु हैं, लेकिन सल्फर जो है वो क्या है, अधातु है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट। ठीक है, सल्फर एक क्या है, अधातु है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन UDISE+ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें जो लिखा हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट की, यह जो UDISE स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़े मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टमों में से एक है। बात सही है। ठीक है, और दूसरा लिखा हुआ है कि पूरा सिस्टम ऑनलाइन और 2014-15 में रियल टाइम में डेटा एकत्र कर रहा है, ये बात गलत है। और थर्ड में लिखा हुआ है कि UDISE+ जो इंफॉर्मेशन का उपयोग योजना बनाने, संसाधन आवंटन को इष्टतम बनाने और अनेक जो है शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों को लागू करने तथा प्रगति का आकलन करने में किया जाता है, ये बात सही है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, मीन्स कि पहला और थर्ड सही है।
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर की कि 25 मई से 3 जून 2023 के बीच आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक संख्या में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन निष्पादन सूचकांक CCPI 2023 में निम्नलिखित में से कौन से G20 देश का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा। ठीक है, तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन पूछते हैं तो ज़्यादातर आंसर जो है वो भारत होता है। ठीक है, तो इस कॉमन सेंस से आप जो है गेस करके आंसर आप लगा सकते थे। ठीक है, आई होप कि आप सबका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत के 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में उल्लेखित निम्नलिखित में से किस स्वास्थ्य संकेतक में 2015-16 की तुलना में 2019-21 के सर्वेक्षण के परिणामों में वृद्धि दर्शाई गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन टफ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में। ठीक है, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जापानी भाषा में हार्बर वेव्स को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनामी को जो है हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जापानी भाषा में सुनामी जो होती है उसको हम बोलते हैं हार्बर वेव्स। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था नीचे 2 कथन दिए गए हैं, आपका जो है रीजनिंग का पार्ट आ गया। ठीक है, तो इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो हम जो है देख लेते हैं फटाफट। तो इसमें आपको दिया हुआ है कि कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नहीं, कार्बन पेपर बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता, तो ये बात गलत है। दूसरा लिखा हुआ है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ये बात सही है कि ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है। तो आपका जो है पहला क्या हो जाएगा, पहला गलत और दूसरा क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि यह नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिसके पश्चात 2 कथन, पहला और दूसरा प्रत्येक कुछ जो है जानकारी सहित दिए गए हैं। निर्णय कीजिए कि कौन सा ऐसे कथन प्रश्न का उत्तर देने हेतु पर्याप्त है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो A, B और C की आयु का कुल योगफल जो है वो 65 वर्ष है, ये कहा जा रहा है। और B की जो आयु है वो क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, फर्स्ट जो कथन लिखा हुआ है कि B जो है A से 15 वर्ष छोटा है। B क्या है, A से 15 वर्ष छोटा है। तो क्या हमें जो है इससे B की आयु का पता चल जाएगा, नहीं। और दूसरा लिखा हुआ है कि C जो है 40 वर्ष का है। तो दोनों अगर मिला दिया जाए तभी आपका सही है जो है B की आयु पता चल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यानी दोनों कथन पहला और दूसरा इकट्ठा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन था कि जो है 4 डॉक्टर थे N, M, Q और P तथा 4 नर्सें A, B, C और D एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। कोई भी 2 नर्सें तथा 2 डॉक्टर साथ साथ नहीं बैठे हैं। P, D और C के बीच में नहीं है। P कहाँ नहीं है, D और C के बीच में नहीं है। M के सामने बैठा है। P क्या है, P जो है D और C के बीच और M के सामने बैठा है। P कहाँ बैठा है, D और C के बीच में और M के सामने बैठा है। A M और N के बीच में है। A कहाँ है, M और N के बीच में है और C के सामने बैठी है। ठीक है, ये हो गया। और B कह रहे हैं कि B जो है B Q के दाईं ओर बैठी है,
n के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। b कहाँ पे है? b जो है q के दाईं ओर बैठी है और n के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। a और b के बीच कौन बैठा है ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 m होगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन आप लोग कहेंगे तो फिर अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अभी आंसर देख लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आपको बताना था कि इसमें जो रिलेशन दिया हुआ है कि ए प्लस बी का मतलब क्या है कि बी जो है ए की पत्नी है। ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी की माता। ए इंटू बी का अर्थ है ए जो है बी का पुत्र है। ठीक है, तो दी गई अभिव्यक्ति पी एस से किस तरह संबंधित है। ठीक है, तो जो नीचे ये जो है दिया हुआ है इसको फॉलो करते हुए इसका जो p इंटू क्यू प्लस एक्स आर माइनस एस का जो स्ट्रक्चर है ये आपको बना के आपका आंसर निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि 8 जो है पक्षी हैं पी क्यू आर एस टी यू वी और एन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी पी के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। एस एन के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। आर और यू किसी छोर पर नहीं बैठे हैं, किंतु वे क्रमशः क्यू और टी के पड़ोसी हैं। एन पी के बाईं ओर अगले स्थान पर बैठा है और पी क्यू का निकटतम पड़ोसी है। दाईं ओर सबसे अंत में कौन बैठा है ये आपको बताना था। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब कि एस। ठीक है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन दिया गया है जिसके बाद कार्रवाई की दो योजनाएं पहला और दूसरा दिया गया है और यह मानते हुए कि कथन में दी गई जो जानकारी है वो क्या है? सही है। निर्णय कीजिए कि दी गई दोनों कार्रवाई की योजनाओं में से कौन सी तार्किक रूप से करने योग्य है। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है कि आरटीई अधिनियम के बावजूद अनेक बच्चे अभी भी शिक्षा से वंचित हैं। सही बात है। कार्रवाई क्या की जानी चाहिए इसके लिए? क्या पहला कह रहे हैं कि क्या सरकार को आरटीई अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए और दूसरा लिखा हुआ है शैक्षिक रूप से वंचित बच्चों के माता पिता को सजा दी जानी चाहिए। तो बिल्कुल बात गलत है। पहला जो ऑप्शन है इसमें कि क्या करना चाहिए इसके लिए, केवल पहला सही है कि जो है सरकार को आरटीई अधिनियम का प्रवर्तन सुनिश्चित करना चाहिए, मतलब कि उसको सही से लागू किया जाए। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नीचे जो है दो कथन दिए गए हैं और उन्हें अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में दर्शाया गया है। और अभिकथन लिखा हुआ है कि एड्रेनलिन जो हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका जो है अभिकथन दिया हुआ है। तर्क दिया हुआ है एड्रेनलिन तत्काल ऊर्जा प्रदान करने के लिए कार्बोहाइड्रेट के उपापचय मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही, परंतु दूसरा क्या है? आर जो तर्क दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिसके बाद दो निष्कर्ष जो है पहला और दूसरा दिया गया है। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सही है चाहे वह सामान्यतः ज्ञान तथ्यों से भिन्न क्यों न हो। ठीक है, यह निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा जो है कथन तार्किक रूप से निकलता है। तो इसमें पूछा गया सभी अध्यापक अच्छे व्यक्ति होते हैं और दूसरा कहा गया कि सभी अध्यापक ईमानदार व्यक्ति होते हैं। ये बात बताई गई है। तो इसमें जो है आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में इसका करेक्ट क्या हो जाएगा?
केवल निष्कर्ष जो है दूसरा इसमें निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो केवल दूसरा निष्कर्ष इसमें सही निकलेगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि एक आदमी अपने कार्यशाला से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर जो है सड़क 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वहाँ से वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर वह किस दिशा में है, दूरी और दिशा बतानी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व मतलब कि 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि दिए गए जो है आरेख में 12% लड़कियां हैं जो विद्यार्थी भी हैं और 14% जो है क्या हैं, एक विद्यार्थी हैं जो नर्तक भी हैं, और 16% जो है लड़कियां क्या हैं जो नर्तक भी हैं। 16% जो है वह लड़कियां हैं जो नर्तक भी हैं और 18% जो है 8% जो है वह लड़कियां हैं जो विद्यार्थी व नर्तक दोनों हैं। कितने प्रतिशत केवल जो है लड़कियां, केवल विद्यार्थी और केवल नर्तक हैं। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 64, 66 और 62। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि एक आदमी अपने कार्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वहाँ से वह उत्तर दिशा की ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। वह अपने कार्यालय से कितनी दूर व किस दिशा में है, ये आपको बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व, 5 किलोमीटर साउथ ईस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो कि रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन था कि लिखा हुआ है, लास्ट नहीं अभी इसमें तो 20 क्वेश्चन 30 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिए गए जो है आरेख में 12% वे लड़कियां हैं जो विद्यार्थी भी हैं और 14% वह विद्यार्थी हैं जो नर्तक भी हैं। ठीक है, और 16% लड़कियां हैं जो, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो चुका है, दोनों रिपीट हो गया है इसको, सॉरी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 5 मित्र हैं ABCD और E, अलग अलग जो है शौक गायन, नृत्य, चित्रकारी, लेखन, सिलाई करना है। ठीक है, किंतु जो है इसी क्रम में नहीं है, और क्या कर रहे हैं कि A और C दोनों को जो है न तो गायन पसंद है और ना ही नृत्य। B और E को चित्रकारी और सिलाई का शौक़ नहीं है। A को लेखन और जो है सिलाई का शौक़ नहीं है। D और E की नृत्य और सिलाई में रुचि नहीं है। ठीक है, D को गायन पसंद नहीं है, C को क्या शौक़ है ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सिलाई जो है, C को जो है सिलाई का शौक़ है। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा। इसमें आपका जो है लिखा हुआ है 2 निष्कर्ष दिए हुए हैं। ठीक है, पहला दिया हुआ है और इसको जो है कैलकुलेट करने पे आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, पहला निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों सत्य हो जाएंगे। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आप। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया था 23 नंबर की निम्नलिखित प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध कथनों में दर्शाया गया है, जिसके बाद 2 निष्कर्ष पहला और दूसरा दिया गया है। कथनों को सत्य मानते हुए निश्चित कीजिए, निश्चय करना है आपको कि कौन सा जो है निष्कर्ष अवश्य ही सत्य है। इसको भी है सेम टू सेम वैसे ही करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल जो है आपका दूसरा निष्कर्ष सही निकलेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि सोनाली अपने पुत्र को गाड़ी में उसके स्कूल, ठीक है, दक्षिण की ओर जो है ले जाती है, जो उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है। स्कूल में वह जो है वह पश्चिम की ओर बाज़ार की ओर मुड़ती है, जो स्कूल से 8 किलोमीटर दूर है। बाज़ार के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और
क्या करती है, 1 किलोमीटर गाड़ी चलाकर फिर जो है दाईं ओर मुड़ती है और 14 किलोमीटर की दूरी तय करके अपने कार्यालय पहुंचती है। उसका कार्यालय जो है उसके घर से कितनी दूर व किस दिशा में, ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व दिशा में इसका करेक्ट आंसर आएगा। सॉल्व करने पे अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस जो है आरेख की पहचान कीजिए जो माताओं, स्त्रियों और स्नाकोत्तरों में जो है संबंध सबसे अच्छी तरह से बताता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 4। ठीक है, ऐसे बनेगा। सभी माताएं क्या हैं, स्त्री हैं। जो माताओं और स्त्री, तो क्या होगा इसमें, 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें क्या होगा कि सभी जो माताएं हैं वो क्या हो जाएंगी, स्त्री हो जाएंगी। और कुछ स्त्री ऐसी होंगी, हो सकता है कि वो स्नाकोत्तर हों और कुछ ना हों। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बन जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि उस पद का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, J35L। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो उस संख्या का चयन करना है जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 105। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ओ यदि जो है OM की पुत्री, NO का भाई, KN का पिता और FK की माता, तो FM से किस तरह से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सास। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ये आपको जो है कैलकुलेशन करनी थी। तो इसमें आपको जो है ए का मान बताना था। ठीक है, तो इसको फर्स्ट सॉल्व करेंगे तो आपका ए का मान पहले से आ जाएगा। ठीक है, और जबकि जो है दूसरा जो अकेले अगर सॉल्व करेंगे तो दूसरे वाले से एग्जैक्टली आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो कथन है, कथन पहला अकेले ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि दूसरा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें रीजनिंग का अब लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें जो है 3 फल पूछा गया था, 3 फलों का समुच्चय का चयन किए जाने की ज़रूरत है। इन फलों का चयन 7 फलों, केला, सेब, शरीफा, गूसबेरी, ठीक है, अनानास, आलू बुखारा और आम में से निम्नलिखित में शर्तों के आधार पर किया जाना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेब और आम जो पूछा गया है कि यदि अनानास को चुना जाता है तो निम्नलिखित में से किन 2 फलों को भी चुना जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सेब और आम, ये आपका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये आपका कंप्यूटर का आ गया। इसमें जो है पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध ईमेल आईडी नहीं हो सकती है। तो @ तो बार बार उसमें रिपीट नहीं होता है, कोई भी ईमेल आईडी हो उसमें नंबर रिपीट हो सकता है। ठीक है, डॉट्स रिपीट हो सकते हैं और अंडरस्कोर रिपीट हो सकता है, लेकिन @ जो है वो डोमेन को अलग करता है, इसलिए @ केवल एक ही बार आता है ईमेल आईडी में। ठीक है, आगे पूछा गया था कि एक प्रिंटर जैसे कुछ हार्डवेयर संसाधनों को साझा करते हुए एक स्विच और वायर केबल के माध्यम से एक कंप्यूटर लैब में अनेक जो है कंप्यूटर को जोड़ने के लिए सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार का नेटवर्क तैयार किया जाता है। तो ये हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क लैन। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है। तो कंप्यूटर प्रणाली में राउटर क्या है, एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है। राउटर क्या होती है, नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ नहीं है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का लाभ कौन सा नहीं है, तो इंटरनेट कनेक्टिविटी पर आश्रित नहीं है। ये इसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है, जो होता है क्लाउड आपका क्लाउड, ठीक है, उसमें इंटरनेट की ज़रूरत होती है। इसमें बोला गया नहीं, आश्रित नहीं होता है, तो इसलिए आपका यही सही हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है तो इसलिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा जो है अधिनियम भारत में ई गवर्नेंस के लिए आरंभिक विधिक ढांचा उपलब्ध कराता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, IT अधिनियम 2000, IT एक्ट 2000 इसका करेक्ट आंसर है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ब्रांड
का लोकप्रिय उदाहरण नहीं है, तो इसमें जो हो जाएगा टैली। नहीं पूछा है क्योंकि मैकफी जो है और क्या है केस्पर जो स्काई है और नॉर्टन ये क्या है, ये एंटीवायरस का एग्जाम्पल है, लेकिन टैली नहीं है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि आजकल की कंप्यूटर भाषा में एआई का जो है लोकप्रिय पूरा नाम क्या है, तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन जो है नंबर ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया स्टोरेज क्षमता सबसे छोटे से शुरू हो करते हुए, ठीक है, के अनुसार मेमोरी इकाई का सही आरोही क्रम क्या है। मतलब कि सबसे छोटा लिखना है पहले, तो के बी सबसे छोटा हो जाएगा, उसके बाद एम बी, फिर जी बी। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लोकप्रिय उदाहरण है, तो एमएस जो विंडोज़ है, एमएस विंडोज़ क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का सही एग्जाम्पल है जो कि काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की भाषा में रोम का जो पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म है। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, प्लॉटर क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, बाकी सब क्या है, लाइट, पेन, स्कैनर और माइक जो है ये आपका इनपुट डिवाइस में आएगा। आगे क्वेश्चन है कि यह एक प्रकार का जो है मालवेयर होता है जिसे हम सामान्यतः एक वैध और उपयोगी ऐप के रूप में अपने जो है स्मार्टफोन पर डाउनलोड करते हैं, और किंतु यह आमतौर पर हमारे स्मार्टफोन को नियंत्रित कर लेता है और हमारी डाटा सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, उसकी जो है चोरी करता है, अथवा जो है उसमें कुछ अन्य हानिकारक जो है क्रिया करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रोजन। ये ट्रोजन ऐसा करता है कि बताता तो सही है कि मैं सही हूँ, लेकिन वो क्या करता है, चोरी करता है, मतलब कि मोबाइल को हमारे नुकसान पहुँचाता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोजन। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है, तो आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिकांश एमएस विंडोज़ जो है एप्लीकेशंस में कुछ सिलेक्टेड टेक्स्ट को कॉपी करने और उससे किसी अन्य स्थान पर पेस्ट करने के लिए, कॉपी के लिए Ctrl+C होता है, पेस्ट के लिए Ctrl+V। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी इमेज फाइल का एक स्टैंडर्ड फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो इमेज फाइल के लिए क्या होता है, जेपीजी होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जो है बोर्डिंग हाउस में 100 छात्रों द्वारा जो है पिछली कुछ परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों को संचित करने के लिए एक जो है सारणीबद्ध शीट तैयार करने के लिए जिसमें कुछ बुनियादी सांख्यिकी ग्राफी विश्लेषण हो सके, निम्नलिखित में सॉफ्टवेयर में से समानता सर्वाधिक जो प्राथमिकता किसे दी जाती है, तो उसमें जो है डिटेल्स क्या करना है, बच्चे हैं तो उनके जो भी डिटेल्स है उसको आपको फीड करना है, तो ये काम किस में हो पाएगा, एमएस एक्सेल में हो पाएगा। तो एमएस एक्सेल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय वेब आधारित जो है सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है, तो एक्सेस जो होता है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ये जो है सर्च इंजन का उदाहरण नहीं है। याहू है, गूगल भी है और बिंग भी एक जो है सर्च इंजन का उदाहरण है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में डीवीडी का पूरा नाम बताना है, तो ये आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कुछ बेसिक टेक्स्ट पैराग्राफ जो है फॉर्मेटिंग, बोल्ड और क्या है एलेक्ट्रिक्स, अंडरलाइन आदि के साथ विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक जो है हाउस रिपोर्टिंग लिखने के लिए निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर में सामान्यतः सर्वाधिक प्राथमिकता किसी दी जाती है, तो ये लिखने का काम किस में हो पाएगा, एमएस वर्ड में। ठीक है, लेटर राइटिंग की जा सकती है। आगे क्वेश्चन पूछा गया कि हेल्थ एंड हाइजीन इन द बोर्डिंग हाउस विषय पर एक जो है एनिमेटेड मल्टीमीडिया प्रोजेक्शंस तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का जो है समानता सर्वाधिक जो है प्राथमिकता किसे दी जाती है, तो ये है आपका एमएस पावर पॉइंट। ठीक है, जहाँ पे मल्टीमीडिया की बात की जाए वहाँ पे क्या आएगा, एमएस पावर पॉइंट
करेक्ट। तो ये आपके जो कंप्यूटर के जो भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। अब आइए चलते हैं इसमें जो पोक्सो के क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर चलते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंग का अनुपात क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये आपका हो जाएगा थर्ड, 927। ठीक है, 927 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछा गया था निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग को शामिल किया गया है। तो इसका जो है दोस्तों करेक्ट आंसर एक्चुअली होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो आरंभिक कक्षा होती है, आरंभिक से और माध्यमिक तक, मतलब कि एक कक्षा 1 से लेके 8 तक की जो शिक्षा होती है उसके बारे में बात की जाती है, जो कि निःशुल्क होती है और 6 से 14 वर्ष की बात की गई है। और 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं कक्षा 1 से 8 तक में आते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका फर्स्ट और सी नंबर, फर्स्ट और सेकंड थर्ड नंबर ये आपका सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 4 ये सही होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसका आंसर की आती है तो एक बार हम फिर से चेक कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया तो भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार जो है 2020 में भारत में मृत्यु दर निम्नलिखित में से किन संकेतकों के लिए सर्वाधिक थी। तो ये नवजात जो मृत्यु दर है उसके लिए सर्वाधिक थी। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत एक जिला न्यायालय में बाल विवाह को रद्द कराने की याचिका किसके द्वारा दायर की जाती है। तो ये दायर की जाती है किसी भी सामाजिक रूप से, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, किसी भी सामाजिक रूप से सजग व्यक्ति द्वारा जिसे इस संविदा के एक बाल विवाह होने की जानकारी हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियमावली 2020 के अंतर्गत विशेष जो है शिक्षक कौन है। तो विशेष शिक्षक हैं दिव्यांग बालकों से वार्तालाप करने में प्रशिक्षित कोई व्यक्ति। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको कि फर्स्ट क्या लिखा है कि बालक जो है श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 कतिपय रोजगारों में ही बालकों के नियोजन को प्रतिषिद्ध करता है। और दूसरा लिखा हुआ है कि अधिनियम के अंतर्गत ऑटोमोबाइल्स वर्कशॉप और गैरेज से संबंधित व्यवसाय बालकों के लिए प्रतिषिद्ध है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकंड, ना तो पहला ना ही दूसरा। ठीक है, 56 का सेकंड आपका हो जाएगा, दोनों ही गलत है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संबंध में गलत कथन की जो है पहचान करना है इसमें। तो इसमें जो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, यानी कि पोस्को अधिनियम लिंग तटस्थ नहीं है। ठीक है, जबकि जो है इसमें बताया गया कि पोस्को जो अधिनियम है वो क्या है, लिंग तटस्थ है। तो नहीं की वजह से आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया है। ठीक है, नहीं है पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। लिखा है क्या, दंड विधि अधिनियम 2013 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन किए। और भी लिखा हुआ है कि इसमें इसने व्यक्ति का दुर्व्यापार अपराध को इस अर्थ तक जो है संशोधित किया है कि पीड़ित की सहमति में से कुछ दुर्व्यापार को अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट जो है सही है, लेकिन दूसरा क्या है, दूसरा गलत है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल जो है अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 निम्नलिखित में से किसके गठन का उपबंध करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए बी डी। ठीक है, ए बी डी आपका करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि राष्ट्रीय बाल
अधिकार संरक्षण आयोग का, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का, और किसका, और जो है बाल न्यायालयों का। इसका यह क्या करता है, संरक्षण करता है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। ठीक है, आगे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बालकों के लिए राष्ट्रीय चार्टर, नेशनल चार्टर जो है फॉर चिल्ड्रन 2003 निम्नलिखित में से जो है किसके अंदर प्रतिज्ञा के अनुरूप घोषित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समग्र शिक्षा अभियान। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब ये आपका जो है प्रशासनिक अभिवृत्ति से जो है क्वेश्चन है कि छात्रावासों में किशोरावस्था की समस्याओं को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग द्वारा। ठीक है, काउंसलिंग कराकर जो है किशोरावस्था की समस्याओं को दूर किया जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास मेस में स्टॉक प्राप्त करने का जो प्राधिकार किसे प्राप्त है। तो ये आपका ऑप्शन है वार्डन। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था छात्रावास प्रबंधन में क्या शामिल नहीं है। तो ये विद्यालय में प्रवेश, मतलब जो है वार्डन के अंडर में क्या नहीं होता है, विद्यालय में प्रवेश करना। बाकी छात्रावास का कक्षा आवंटन, मेस आवंटन और सुसज्जित बेडरूम, ये सारी चीज़ें छात्रावास प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया कि छात्रावास में आम समस्या क्या हो सकती है। तो छात्रावास में आम समस्या हो सकती है खराब रख रखाव, ऑप्शन नंबर बी। आगे है छात्रावास प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन सा जो है, कौन सी मद जो है उपभोज्य है। ठीक है, कौन सी मद उपभोज्य है, कौन सा जो आइटम है वो कंज्यूमेबल है, वो आपको बताना है। तो एक मिनट, यहाँ पे कुकिंग जो गैस है ये आपका कंज्यूमर है, जिसको कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा, कुकिंग गैस। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो है 66 नंबर है, छात्रावास में निम्नलिखित में से कौन सी जो है मद गैर उपभोज्य है, मतलब कि नॉन जो कंज्यूमेबल है, जिसको कंज्यूम नहीं किया जा सकता, वो क्या है, रेफ्रिजरेटर। तेल जो है, तेल, गैस और गेहूं का आटा, ये इसको कंज्यूम किया जा सकता है, लेकिन रेफ्रिजरेटर को नहीं। आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास में जो है प्रवेश के लिए छात्रों की अधिक संख्या से कैसे निपटा जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, मेरिट के आधार पर छात्रों की संख्या सीमित करके। ठीक है, आगे है कि छात्रावास के छात्र छात्राओं में अनुशासनहीनता के किस प्रकार, इसको अनुशासनहीनता से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए पेशेवर विशेषज्ञों द्वारा नियमित काउंसलिंग कराकर। ठीक है, आगे है कि जो है छात्रावास में गृह प्रबंधन स्टाफ की हाजिरी की निगरानी कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, सहायक जो वार्डन होते हैं वो क्या करते हैं, स्टाफ की हाजिरी की निगरानी करते हैं। आगे क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है कि छात्रावास जीवन का क्या लाभ है। तो इसका लाभ क्या होता है, समाजीकरण और स्वतंत्र व्यवहार, ये लाभ होता है। आगे क्वेश्चन है कि छात्रावासों का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो छात्रावासों का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को अध्ययन के लिए शांतिपूर्ण और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन कि बालिका छात्रावास में कौन से सुरक्षा उपाय अपनाए जाने चाहिए। तो महिला वार्डन की व्यवस्था के साथ साथ कड़ी सतर्कता, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन कि छात्रावास प्रशासन को कैसे सुधारा जा सकता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए कि प्रभावी पर्यवेक्षक द्वारा, किसके द्वारा, प्रभावी पर्यवेक्षक के द्वारा, क्योंकि प्रभावी पर्यवेक्षक में आपका ये भी आ जाएगा। ठीक है, छात्रों का फीडबैक आ जाएगा। ठीक है, तो प्रभावी जो पर्यवेक्षक है ये आपका करेक्ट आंसर होगा, बेस्ट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास में प्रवेश के लिए क्या मानदंड होना चाहिए। तो छात्रावास में प्रवेश की जो है अनुमोदित गाइडलाइंस के अनुसार जो है ये मानदंड होना चाहिए।
कि जो भी गाइडलाइंस बनाई गई है उसी के अनुसार जो है प्रवेश दिया जाए। आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास में सामान्यतः किस प्रकार के स्टॉक रजिस्टरों का रख रखाव किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असेस्ट यानी कि परिसंपत्ति रजिस्टर। असेट रजिस्टर जो है ये रखा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्रा के गंभीर रूप से बीमार पड़ने की स्थिति में वार्डन का कर्तव्य क्या है? तो उसका कर्तव्य होता है बीमार छात्र या छात्रा को तत्काल नज़दीक अस्पताल में शिफ्ट करना। यही कर सकता है प्राथमिक उपचार के रूप में। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है कि छात्रावास में जो है भोजन सूची का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता है मेस समिति करती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्रावास कक्ष समान सूची का एक भाग है? ठीक है, तो समान जो है सूची का भाग है ये आपका हो जाएगा छत का पंखा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास में जो है मेस समिति का काम क्या होता है? तो स्वास्थ्य, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर, यानी कि स्वास्थ्यकर और किफ़ायती भोजन उपलब्ध कराना। आगे क्वेश्चन है कि सामान्य वित्तीय नियमावली GFR का संबंध किससे है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो, चूँकि इसमें जो है वित्त से रिलेटेड है तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बट इसमें अभी 100% श्योरिटी नहीं है। ठीक है, बट यही आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था छात्रावासों में सामान्य रख रखाव और स्वच्छता का प्रभारी कौन होता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छात्रावास वार्डन। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि छात्रावास में समान सूची प्रबंध का क्या जो है प्रयोजन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान की जो है हानि और चोरी को रोकना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छात्रावास में निम्नलिखित में से किस खरीदारी से बचा जाना चाहिए? तो हो जाएगा खंडसा खरीदारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बालिका छात्रावास का जो वार्डन है कौन होना चाहिए? यह केवल महिला होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन था कि छात्रावास का जो प्रभारी होता है वो कौन होता है? तो छात्रावास का जो प्रभारी होता है वो होता है वार्डन। क्या होता है? वार्डन होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास जीवन में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक आवश्यक है? छात्रावास जीवन में सबसे अधिक आवश्यक क्या है? प्रशासन द्वारा जो है भय रहित और सहायक वातावरण उपलब्ध कराना, यह है छात्रावास जीवन का सर्वाधिक आवश्यक पहलू। आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास में मेस का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो मेस का उद्देश्य होता है कि छात्रों को स्वास्थ्यकर और संतुलित भोजन उपलब्ध कराना। आगे क्वेश्चन है कि छात्रावास में छात्र सर्किट होने पर जो है आपात स्थिति में जो है वार्डन क्या करेगा? तो ये करेगा प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं को दूर करने के लिए निजी इलेक्ट्रीशियंस को बुला सकता है। आगे क्वेश्चन है कि आधुनिक जो है छात्रावास कक्ष कैसा होना चाहिए? तो ये कक्ष जो है साफ़ सुथरा हो और वहाँ का जो लैन की जो है सुरक्षा और इंटरनेट की व्यवस्था हो। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि छात्रावास में संपूर्ण साफ सफाई मार्गदर्शन के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाले दस्तावेज का नाम बताना है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सैनिटरी गाइड्स हो जाएगा। सैनिटरी जो गाइड है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका जो है प्रबंधन का। अब चलते हैं नेक्स्ट जनरल इंग्लिश में जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन था कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें आपको करेक्ट फॉर्म आपको चूज़ करना था। लिखा हुआ है कि वन ऑन द डे ऑफ डिपार्चर, ऑन द डे ऑफ डिपार्चर एवरी वन ऑफ द बोट्स क्रू। यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? वाज आएगा। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा? वाज आएगा। ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एवरीवन लगा हुआ है और एवरीवन के साथ हम जो है सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर वर्ब आपका यही होगा वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चेंज था, आपको वहाँ पे वॉइस चेंज करनी है, एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। लिखा हुआ है कि द बैट्समैन हिट द बॉल फॉर अ 6। ठीक है, तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि द बॉल वाज हिट, क्योंकि हिट का जो है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म तीनों क्या होता है?
हिट ही रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा द बॉल वॉज हिट फॉर अ 6 बाई बैट्समैन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स, अंडरलाइन इडियम्स का आपको करेक्ट मीनिंग बतानी है। लिखा है ब्रोक डाउन, तो ब्रोक डाउन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रोक डाउन पे क्या जो है यहाँ पे फिलअप करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा फेल्ड, फेल्ड टू स्पीक, मतलब कि द स्पीकर फेल्ड टू स्पीक इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। ठीक है, मिड वे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मिडिल दिया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस इज़ अ रेयरिटी दीज डेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट के साथ क्या आता है, एन आता है, तो एन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू गिवन द वर्ड, तो इंटरसेट का क्या हो जाएगा, इंटरसेट का जो है सिनोनिम्स हो जाएगा आपका इंटरवेंस। ठीक है, इंटरसेट का क्या हो जाएगा, इंटरवेंस, तो इसका मतलब क्या होता है, रक्षा करना होता है। इंटरवेंस का मतलब होता है रक्षा करना। ठीक है, और इंटरसेट का मतलब भी हो जाएगा रक्षा करना। आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज द अपोजिट, आपको बताना है किसका, फेल का। फेल का जो अपोजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग। ठीक है, फेल का मतलब कमज़ोर और स्ट्रांग का मतलब मजबूत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इसमें आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, तो रीअरेंज में आपका ऑप्शन नंबर जो है सेकंड जो है लिखा है सी पहले आएगा यहाँ पे कि इन द अर्ली डाउन, इन द अर्ली डाउन। ठीक है, आई सा अ यंग शेफर्ड हर्डिंग द कैटल टू द नियर बाई जंगल। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है, प्रीपोजिशन फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि द ग्रुप ऑफ एक्टर ड्रोव। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए थ्रू द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड। ठीक है, मतलब स्पीड से, हाई स्पीड से क्या कर रहा है, क्रॉस करके जा रहा है, आगे जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे रुका नहीं, वहाँ पे आगे, उसके आगे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थ्रू आएगा यहाँ पे। ठीक है, थ्रू द फॉरेस्ट एट हाई स्पीड। ठीक है, आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बताना है आपको एरर पार्ट कौन सा है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि इंक्वायर के साथ क्या होता है, द वे फेयर। इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है, तो इंक्वायर्ड ऑफ आना चाहिए, फ्रॉम गलत है, इंक्वायर्ड ऑफ मी वेयर आई लिव्ड। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द टेंस, आपको आइडेंटिफाई करना है। और डिड आया है, डिड नॉट, दैट मीन्स कि ये आपका सिंपल पास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हिंदी के क्वेश्चन पे, और हिंदी के क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें कौन सा युग्म असंगत है, तो असंगत जो युग्म है वो क्या है, मझधार। मझधार में जो है कह रहे हैं द्वंद्व समास है, ये बात गलत है, बाकी सब सही है। आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट की जो है आपको बताना है कि व्यंजन संधि वाला जो शब्द है नहीं है वो आपको बताना है। तो वागीश में वाक धनीश होता है, अजंत में जो है व्यंजन संधि है, लेकिन मन स्ताप में क्या नहीं है, व्यंजन संधि नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं और पूछा गया कि उंगली पर नाचना, इसका क्या मतलब होता है। उंगली पर नाचना मतलब कि किसी के इशारे पर चलना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो संधि नियमों के उल्लंघन की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा, ये आपको बताना है। तो अशुद्ध है आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि अनअधिकार होता है। क्या होता है, न में यह छोटा की मात्रा आती है, अनअधिकार। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि जले पर नमक छिड़कना का मतलब क्या होता है, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो है विलोम शब्द युग में असंगत कौन सा है, तो इसमें असंगत क्या हो जाएगा, आगत लिखा है, आगत का निर्यात नहीं होता है, आयात का निर्यात होता है। ठीक है, विलोम, बाकी सब सही है। अल्पायु दीर्घायु अस्त उदय और अमृत का विष हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से जो स्त्री का पर्यायवाची नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा भार्या। भार्या जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब स्त्री का पर्यायवाची है।
ठीक है, वैसे तो स्त्री का पर्यायवाची भार्या भी हो सकता है, लेकिन जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो सही हो सकता है वो भार्या ही हो सकता है। नेक्स्ट जो है इसमें जो है क्या पैराग्राफ से क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो पैराग्राफ जो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो भोजन, वस्त्र और आवास, ये लिखा हुआ है, भोजन, वस्त्र, आवास। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य जो है चंद्रलोक पर पैर किसके कारण रख चुका है, तो विज्ञान द्वारा प्रदत्त साधनों के द्वारा। आगे क्वेश्चन है कि मनुष्य की जो है गति को अधिक तीव्र कर दिया है क्यों, रेलगाड़ी, जहाज और रॉकेट ने। किसने? रॉकेट, रेलगाड़ी और जहाज ने। ठीक है, तो ये होते हैं कंप्लीट आपके 110 क्वेश्चन। और दोस्तों इसका जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा हिंदी और इंग्लिश जिन्होंने लिया था, उसकी मैंने एक सेपरेट अलग से वीडियो बना दी है। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ जो है उसको जो है प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो बस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।